जय हिंद दोस्तों, मैं निराला तिवारी एक बार आप सभी का इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस उम्मीद से कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज 17 तारीख, जैसे आप सभी को विदित होगा, आप सबको जानकारी भी है कि आज से आपकी दस्तक सीरीज स्टार्ट है, आरंभ हुई है। और ये दस्तक सीरीज हर उस एग्ज़ाम को फोकस्ड करेगी। जैसे कुछ एग्ज़ाम आपके सामने लिखा गया, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपीएससी के ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, साथ में जो आगामी टेट भी है, टेट और सुपर टेट के लिए हर क्वेश्चन आपसे रूबरू करवाएंगे जो निम्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विगत परीक्षाओं में सामने आपको टैग सहित हर एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो कहा जाता हो किया भी जाता है। तो एक दस्तक सीरीज आज की डेट में स्टार्ट हो रही है 17 तारीख को, और आज ही इस लक्ष्य क्लासेस के संस्थापक, बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान एवं धनी आदरणीय दिशांत सर का अवतरण दिवस भी है। तो उनको अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना हमारी और आप सब की तरफ से कि सुल्तानपुर की सरजमी पर इतने कम समय में अधिकाधिक नाम रोशन जो किए, और केवल एक सोच कि बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जाए, पैसा बाधित ना हो, वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो उनका सपना है, जो उनके माता पिता का सपना है। वो केवल एक क्लासेस सुल्तानपुर सुल्तानपुर की सरजमी पर लक्ष्य क्लासेस। तो अगर ऐसे आपका सपना है तो आप लक्ष्य क्लासेस से जुड़ें, और ऑफलाइन भी, आवाज़ से मित्र ऑनलाइन भी हम लोग जोड़ने के लिए चल रहे हैं। चलिए चलते हैं फिर। तो दस्तक सीरीज में हम लोग आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न आपके सामने वो इस कदर है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। टैग भी सामने की किस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन आपके सामने क्रिया, बी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन विशेषण और डी ऑप्शन अव्यय। तो आप इसमें कहाँ चलेंगे मित्र, सोचें जरा आप। तो उत्तर आपका जो होगा, प्रेम शब्द में संज्ञा पूछ रखा है वो, तो प्रेम शब्द में संज्ञा क्या होगी, भाववाचक। क्रिया विशेषण अव्यय से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उत्तर क्या होगा आपका, भाववाचक। क्यों भाववाचक? क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, एक एहसास है जिसे केवल आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आप। अर्थात इट इज़ अब्स्ट्रैक्ट, अर्थात ये अमूर्त है, आप इसे देख नहीं पाएंगे, अदृश्य फॉर्म में है। तो संज्ञा क्या होगी मित्र, प्रेम में भाववाचक। इसी क्रम में आपके सामने जो अगला प्रश्न मित्र वो ये है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। आप सोचें, आपसे पूछा क्या गया कि हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। पहला ऑप्शन निजवाचक, बी ऑप्शन निश्चयवाचक, सी ऑप्शन संबंधवाचक, डी ऑप्शन पुरुषवाचक। क्या लगाएंगे उत्तर मित्र, जरा सोचें आप, उत्तर कहाँ जाएंगे आप। तो पहला ऑप्शन निजवाचक, निश्चय, संबंध और पुरुषवाचक। तो हम जो होगा आपका मित्र पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तर बन जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तर क्यों होगा भाई मित्र? आप जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वह सार्वनामिक शब्द जो व्यक्तियों के स्थान का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो केवल 3 पुरुष मिलेंगे आपको, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में कहा जाए। अर्थात कहने वाला जिसको आप कहते हैं उत्तम पुरुष, सुनने वाला जिसको आप कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए अर्थात अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे इस समय हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष हैं, आप सुन पा रहे हो हमको आभासी माध्यम से, आप मध्यम पुरुष हैं। बात किसी अन्य पर्सन की होगी वो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो अगर हम अपना नाम ना लें तो अपने नाम के बदले कितने नाम ले पाएंगे, केवल 2 नाम, एक मैं और एक हम। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो मैं आपका एक वचन, हम आपका बहुवचन। मध्यम पुरुष के लिए केवल 3 शब्द, एक तू, एक तुम और एक आप। तू एक वचन और तुम और आप बहुवचन।
अन्य पुरुषवाचक के लिए 4 शब्द, यह, वह, ए और वह। यह वह दोनों एक वचन, ए और वह दोनों बहुवचन। अंतर दोनों में क्या फिर? तो यह नज़दीक एक वचन के लिए, वह दूर एक वचन के लिए। ए नज़दीक बहुवचन के लिए, वह दूर बहुवचन के लिए। तो आपने क्या देखा कि जो हम शब्द था मित्र, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्राप्त हुआ। तो इन विकल्पों के अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर होगा मित्र, वो पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। निजवाचक सर्वनाम की पहचान एक लाइन में समझ लें आप। निजवाचक सर्वनामिक जो शब्द है वो मात्र एक है, आप। क्या मित्र? आप। अब कभी कभी आप ना आकर इसके एकाधिक शब्द और भी, जैसे खुद आ सकता है, या अपने आप आ सकता है, या स्वयं भी मिल सकता है, या स्वतः भी मिल सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि है ना। तो मतलब ये सारे शब्द अगर आपको मिलते हैं मित्रों, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। भाई जैसे हमने कहा कि आप भला तो जग भला, इसका मतलब कि हम स्वयं अच्छे होंगे तो संसार अच्छा होगा। तो आपको हटाकर इनमें से कोई एक शब्द आप बैठा दो, अगर पूरा भाव स्पष्ट कर गया तो उत्तर आपका क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में वही 4 शब्द 4 शब्द कौन कौन? एक यह, एक वह, एक ए और एक वह। ये 4 शब्द आपको पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी मिलेंगे, और ये चारों ही शब्द आपको निश्चयवाचक में भी मिलेंगे। बड़ा कठिन विषय भी हो गया भाई। उत्तर कैसे लगाएंगे हम फिर कि निश्चयवाचक ही आपका पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक? तो मित्र जरा समझें आप, अगर ये चारों शब्द किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत करेंगे, अर्थात व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होंगे, तो मित्र पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यही चारों शब्द किसी वस्तु या स्थान के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाएंगे, तो मित्र यही निश्चयवाचक सर्वनाम की बातचीत करेंगे। ये दोनों में जरा माइनर सा एकदम अंतर है वो। हालांकि कभी कभी बड़े रेयर कंडीशन में दोनों ऑप्शन एक साथ आता है, परंतु अगर इनमें से अंतर दोनों में करना है तो इस कदर आप उनमें अंतर कर पाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान, तो इसमें जुड़वा शब्द आता है, जैसे आपको जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, है ना, यद्यप तथापि, जब तब। अगर ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र? संबंधवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो था वो एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा। हालांकि उत्तर आपका जो था मित्र तो डी फॉर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न मित्र आपके सामने जरा पढ़ेंगे सब लोग। क्या लिखा गया कि वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद क्या है? ये आपसे पूछा गया, रेखांकित क्या है भयंकर? कहाँ पूछा गया प्रश्न? ऑप्शन देख सकते हैं मित्र। पहला ऑप्शन आपके सामने विशेषण, बी ऑप्शन क्रिया विशेषण, और सी ऑप्शन प्रविशेषण, और डी ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें उत्तर हम क्या लगा दें? जरा सोचें आप। भयंकर शब्द पूछा गया, भयंकर। दुर्घटना क्या है भाई? तो दुर्घटना में तो भाववाचक संज्ञा है, और संज्ञा को ही आप विशेष से कहते हैं। लेकिन दुर्घटना की आपने विशेषता बताया, कैसी दुर्घटना? भयंकर। तो जब संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद आया तो हमें तो ये भयंकर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। अर्थात उत्तर आपका क्या होगा? ए वाला। विशेषण क्या होता है भाई? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताएंगे वो क्या है फिर? तो विशेष से है। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष से है। अच्छा एक बात और कि जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या है फिर? तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। उसे क्या कहते हैं मित्र? प्रविशेषण। अच्छा, कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी व्याकरण के लेखक हैं, उन्होंने प्रविशेषण को एक अन्य नाम दिया अंतर्विशेषण। आप इससे भी ध्यान रखिए। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया विशेषण मित्र पहला प्रश्न की एक अभिकारी पद है, अर्थात ये अव्यय का पार्ट है। जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण है। अच्छा एक बात और कि जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? भाई आपने कहा कि जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे हम प्रविशेषण कहेंगे, और उसी तर्ज पर कि जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा उसे हम क्रिया प्रविशेषण कहेंगे।
नहीं, उसे भी क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। जैसे हमने कहा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, भाई तेज तो क्रिया विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द क्या है फिर, तो बहुत मित्र वो तेज की विशेषता बताया बहुत, तो उसे आप क्रिया प्रविशेषण नहीं, आप उसे क्रिया विशेषण ही कहेंगे। समझ गए बाबू? बिल्कुल। प्रविशेषण की आगे हमने चर्चा किया ही। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो सार्वनामिक विशेषण वह है, आप शब्द को तोड़ दो, उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप शब्द को तोड़ेंगे तो ये बनेगा किससे, सर्व प्लस नाम प्लस एक से, है ना? बिल्कुल। नाम का मतलब मित्र संज्ञा, और सर्व का मतलब सर्वनाम। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब सीधा उत्तर कि जब संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम पद आएगा, संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम पद आएगा, तो मैं तो सर्वनाम ना होकर वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा पद आएगी, बीच में और कोई पद नहीं आएगा, तुरंत बाद संज्ञा आएगी या संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आएगा, तो सर्वनाम ना होकर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। बात कैसे, जैसे हमने कहा कि यह लड़का ईमानदार है, यह लड़का ईमानदार है। आपसे पूछा गया कि यह क्या है, मित्र प्रश्न क्या है कि यह लड़का ईमानदार है, इसमें आपसे पूछा गया कि यह क्या है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तो मित्र सर्वनाम ना होकर अब ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कि भयंकर शब्द क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र, विशेषण ना कि निम्न। बाकी विकल्प था तो हमने चर्चा का विषय बनाया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उत्तम बाबू। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र कुछ इस कदर कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ऑप्शन देखें आप। पहला ऑप्शन नाम बोधक क्रिया, बी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, सी ऑप्शन नाम धातु क्रिया, डी ऑप्शन सहायक क्रिया। एक बार जरा सोचें आप क्या लगेंगे इसमें उत्तर कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली, थोड़ा और आसान कर दो आप, कि मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली क्रिया होगी आप उसे क्या कहेंगे। इसका मतलब अब ये है, समझ गई बात ना। तो जो मुख्य क्रिया की सहायता करेगी या मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे आप, सहायक क्रिया कहेंगे। लेकिन इनका मतलब क्या है, तो इनका मतलब सीधा समझो आप। नाम का मतलब में तो संज्ञा, संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा मित्र, उसे आप कहते हैं विशेषण। क्या कहते हो आप, विशेषण। तो संज्ञा में और विशेषण में आप डायरेक्ट क्रिया को जोड़ोगे, क्रिया को, तो मित्र जो भी क्रिया प्राप्त होगी आप उस क्रिया को क्या कहेंगे, आप उस क्रिया को कहेंगे नाम बोधक क्रिया। क्या कहोगे आप, नाम बोधक क्रिया। बस भी ना। जैसे हमने कहा लाठी क्या संज्ञा पद है, चलाना क्या क्रिया है। अब एक साथ मर्ज कर दो आप, लाठी चलाना, दया दिखाना, शर्म करना, ये सब क्रियाएं कैसी हैं, ये सब क्रिया मित्र नामबोधक क्रियाएं हैं। समझ गए बाबू, बिल्कुल। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो प्रेरणार्थक क्रिया आप बना दो कि जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, तो वहाँ पे जो क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे आप, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया ये अपने आप में मित्र दो प्रकार की, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इन दोनों में अंतर कैसे होगा, तो मित्र जानिए आप, अगर किसी भी क्रिया में आप आना प्रत्यय लगा दिए, आना प्रत्यय, तो जो भी क्रिया बनेगी उसी को आप कहते हैं मित्र प्रथम प्रेरणार्थक। क्या कहते हो आप, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे आप। और जब किसी भी क्रिया में आप वाना प्रत्यय लगा दोगे, वाना प्रत्यय लगा देंगे, तो जो क्रिया बनेगी आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे आप। बात कैसे कह रहे हैं भाई आप, भाई जैसे हमने कहा कि चलना, अब ये क्या मित्र मूल क्रिया है, हालांकि कर्मक सकर्मक बात की बात है, चलना मूल क्रिया है, लेकिन अगर उसी में आना प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा चलाना। अब चलाना क्या है, ये प्रथम है कि द्वितीय है, तो प्रथम प्रेरणार्थक। और चलवाना क्या होगा फिर, द्वितीय प्रेरणार्थक।
और उसी तर्ज पर जैसे हमने कहा कि पढ़ना तो मूल क्रिया, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक, पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। बिल्कुल। नाम धातु क्रिया क्या मित्र? तो फिर से उत्तर वही आपका कि नाम का मतलब क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है वो क्या है? सर्वनाम। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण। आपने क्या कहा कि नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा के बदले जो प्रयोग होगा शब्द सर्वनाम, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे आप? विशेषण कहेंगे। तो संज्ञा में और सर्वनाम में और विशेषण में आप प्रत्यय को जोड़िए, प्रत्यय को। तो मित्र जो भी क्रिया प्राप्त होगी आप उस क्रिया को क्या कहेंगे? आप उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहेंगे। क्या कहोगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे आप, ठीक है ना। बिल्कुल। जैसे हमने कहा गर्माहट, भाई गर्म क्या विशेषण है? आहट प्रत्यय जोड़ दिए बन गया गर्माहट। चिल्लाहट है ना बातचीत। तो ये सब क्या है बाबू? ये सब आपकी नाम धातु क्रिया है। हथियाना हो गया, पगलाना हो गया, आदि आदि, तो ये सभी क्रिया नाम धातु। तो हालांकि इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा मित्र वो क्या होगा? सहायक क्रिया, अर्थात आपका उत्तर मित्र डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस कदर कि परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रश्न कहाँ पूछा गया मित्र? दरोगा में। पहला ऑप्शन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन कालवाचक और डी ऑप्शन स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें उत्तर क्या होगा? ये उत्तर हम लोग बाद में देखेंगे, परंतु अभी हम एक 4 स्टेप आपको बताएंगे, ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा वो। देखें आप, कभी भविष्य में अगर इस कदर प्रश्न आता है तो आराम से कैसे आप हल करेंगे ये देखें आप। अगर प्रश्न आया और आपसे 4 ऑप्शन दिया गया तो मित्र एक काम करो, आप क्रिया के पहले आप कहाँ का प्रश्न करें। आप क्रिया के पहले मित्र कहाँ का प्रश्न करिए। प्रश्न कहाँ करेंगे? क्रिया के पहले। तो जो भी उत्तर प्राप्त होगा मित्रों किसकी बात बताएगा? वो परिमाणवाचक, वो किसकी बात बताएगा मित्र? जब कहाँ का प्रश्न होगा तो वो किसका उत्तर देगा मित्र? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बताएगा। और जब आप कब का प्रश्न करोगे, जो भी उत्तर प्राप्त होगा मित्रों कालवाचक क्रिया विशेषण को बताएगा। और जब आप कैसे का प्रश्न करोगे तो जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को बताएगा। और जब आप कितना का प्रश्न करोगे तो जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो मित्र परिमाण को ही बताएगा। एक एग्जाम्पल हो जाए, अभी ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे प्रश्न का उत्तर क्या है। भाई हमने कहा कि राम खूब दूध पीता है। हमने कहा कितना दूध पीता है? तो आपने कहा खूब। एक परिमाण ही तो बाबू हुआ, तो परिमाणवाचक है ना। हमने कहा गोलियां धड़ाधड़ चली, कैसे चली? धड़ाधड़ चली, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमने कहा मोहन परसों जाएगा, कब जाएगा? परसों जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ व्याप्त है? सर्वत्र, हर जगह। तो क्या है मित्र? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा मित्र, डी फॉर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्र। वो कहते हैं ना कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? चलिए मित्र, इसी तर्ज पे अगला प्रश्न आपके सामने। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? प्रश्न का टैग आप देख सकते हो, वो कहाँ पूछा गया? 2017 जो सबसे कठिन क्वेश्चन था दरोगा का, आपसे पूछा गया कि हर कोई में आप वचन की पहचान करें। क्या उत्तर लगाएंगे मित्र? जरा सोचें आप, उत्तर क्या होना चाहिए? वो पहला ऑप्शन सदैव बहुवचन, बी ऑप्शन एक वचन, सी ऑप्शन बहुवचन, डी ऑप्शन सदैव एक वचन। क्या लगाएंगे उत्तर? जरा सोचें आप। तो मित्र हर कोई या हर एक या एक एक या प्रत्येक, अगर ऐसे कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए तो सीधा उत्तर क्या होगा मित्र?
सदैव एक वचन। सदैव एक वचन और एक वचन में अंतर क्या है? तो मित्र अगर आप एक वचन कहोगे तो उसका बहुवचन बन जाएगा, सदैव एक वचन कहेंगे तो उसका बहुवचन नहीं बनने वाला है। अभी अगला प्रश्न उसी तर्ज पे है, आगे हम लोग चर्चा का विषय और बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र कुछ इस कदर देखें आप, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? हालांकि हम यहाँ सदा बहुवचन लिखते तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए था, परंतु नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन माता, बी ऑप्शन प्राण, सी ऑप्शन लड़का, डी ऑप्शन किताब। जरा सोचें आप कहाँ जाएंगे उत्तर लेकर आप। तो मित्र आई होप कि आप उत्तर लगाए होंगे। उत्तर आपका क्या होगा मित्र? प्राण। क्यों? क्योंकि इस शब्द आप बहुवचन ना कह के सदा बहुवचन कहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बात सही ना। तो सदा बहुवचन अगर कहा गया तो इसका मतलब कि उसका कभी एक वचन वर्णन नहीं करेगा। अच्छा, क्या एक ही शब्द सदा बहुवचन में है? नहीं बाबू, और भी शब्द होते हैं। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, अक्षत हो गया, है ना। ऐसे शब्द जो हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र? प्राण। लेकिन अब इनका मतलब, इनको जरा समझें आप। माता का, अच्छा एक बात और, एक होता है मित्र सविभक्तिक बहुवचन, एक होता है निर्विभक्तिक बहुवचन। क्या अंतर है इनमें दोनों में? तो अगर किसी भी शब्द में, शब्द का अगर आप बहुवचन बनाते हो, बहुवचन बनाने के उपरांत अगर उसमें कारक विभक्ति या परसर्ग चिन्ह जुड़ के आ जाता है तब तो सविभक्तिक बहुवचन कहलाएगा। अब बहुवचन बनाने के बाद अगर उसमें कारक चिन्ह नहीं जोड़ पा रहे हैं तो में तो उसे कहते हैं निर्विभक्तिक बहुवचन। बस में ही ना, एक एग्जाम्पल से समझ जाओ आप। जैसे हमने कहा लड़के में मुठभेड़ हुई, और फिर हमने कहा लड़कों में मुठभेड़ हुई। आप दोनों में जरा चयन करो कि सही उत्तर कौन सा होना चाहिए। इन दोनों में सही वाक्य कौन सा है? लड़के में मुठभेड़ हुई या लड़कों में मुठभेड़ हुई? तो आपका जो उत्तर होगा में तो लड़कों में मुठभेड़ हुई। तो आप में जोड़ कहाँ पाए? लड़कों के साथ में, ना कि लड़के के साथ में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो लड़कों सविभक्ति बहुवचन, लड़के निर्विभक्तिक बहुवचन। तो माता का सविभक्ति बहुवचन क्या होगा फिर? तो माताओं। निर्विभक्ति क्या होगा फिर? माताएं। लड़का का सविभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो लड़कों। और निर्विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो लड़के। किताब का सविभक्ति बहुवचन किताबों, निर्विभक्ति बहुवचन किताबें। समझ गए बाबू? बिल्कुल। तो आई होप कि इसमें कोई आपको गुरेज नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मित्र बी फॉर बाहुबली बिल्कुल से उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है बाबू? मतलब इसका क्या है कि इसमें आपको काल की पहचान करना है। पहला ऑप्शन मित्र भूतकाल उपपूर्ण भूतकाल, बी ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल, सी ऑप्शन सामान्य भूतकाल और डी ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल। अब इसमें क्या लगाएंगे उत्तर आप? तुम्हें तो जरा समझें आप। अगर किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। और किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे लगा होगा तो संदिग्ध भूतकाल होगा। और जब भी वाक्य के अंत में कोई भी सहायक क्रिया नहीं आएगी, काम हो जाएगा लेकिन समय का पता नहीं चलेगा किस समय, मतलब वो कार्य हुआ कब, काम हो जाएगा, तो वहाँ क्या होगा? सामान्य भूतकाल। और जब भी वाक्य में था, थी, थे लगा होगा तो मित्र उत्तर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया कि लता गीत गा रही थी, मतलब कि वो बीते समय में काम जारी था, अर्थात वो कार्य अपूर्ण था। कब? बीते समय में। तो मित्र क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। और इसी को अगर आप कन्वर्ट करो पूर्ण भूतकाल में तो क्या कहेंगे आप कि लता गीत गाई थी, पूर्ण भूतकाल। लता गीत गाई होगी, संदिग्ध भूतकाल, है ना। लता गीत गाई, सामान्य भूतकाल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। तो इसी के सामने मित्र अगला प्रश्न जो आपके सामने कि आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में, इस वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप है। मित्र बड़ा प्रश्न है जो है, बड़ा बेशुमार मित्र, जरा समझो आप। 2021 दरोगा में पूछा गया प्रश्न है,
कर्तवाच्य का कोई भी एग्जाम्पल होगा मित्र, एक लाइन समझो, गर्दा उड़ा देंगे आप। बात कैसे होगी बाबू, देखें आप, अगर कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में कर्ता के साथ में अगर ने लगा है, क्या कहा हमने, कर्ता के साथ ने लगा है, तो 3 उत्तर झटके में आएगा। क्या क्या, अगर आपसे पूछे वाच्य बताओ, तो सीधा उत्तर क्या होगा, कर्तृवाच्य। क्या होगा मित्र, कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। अगर आपसे पूछे क्रिया बताओ, क्रिया क्या होगी उसमें, तो क्रिया सदैव सकर्मक, अर्थात कर्ता के साथ नहीं लगा होगा तो क्रिया कभी अकर्मक हो ही नहीं सकती है। और अगर आपसे पूछे काल बताओ, तो मित्र आपका सीधा उत्तर क्या होगा, भूतकाल। हो गया ना क्लियर। तो अब इन कहा क्या गया प्रश्न, कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप है, तो क्या ऐसा कोई इसमें ऑप्शन है, जरा पढ़ें आप। आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। बाबू एक बात और समझें आप, अगर आप किसी वाक्य को या किसी वाच्य को दूसरे वाच्य में लेकर जाएंगे, तो पहला संदर्भ की काल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर भूतकाल का वाक्य है तो बदलने पे भूतकाल होना चाहिए, वर्तमान काल में है तो बदलने पे वर्तमान काल होना चाहिए, और भविष्य काल में तो बदलने पे भविष्य काल होना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर सामान्य भूतकाल का है तो बदलने पे सामान्य भूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामान्य भूतकाल का वाक्य है, आप बदल के लेकर आप चले गए अपूर्ण भूतकाल में, तब वो गलत। समझ गए ना मित्र, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो वाक्य लिखा गया मित्र, ये गाया गया, अर्थात ये आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि गीत को गाएंगे तो भविष्यकाल हो गया, तो सीधा गलत हो गया बाबू। आगे आप पढ़ें, प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था, इसमें तो शब्द ही अनुपयुक्त हो गया आगे पीछे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ सोचना ही भी अन्यथा हो जाएगा। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, हाँ थोड़ा सोचते हैं हम लोग इस पे, आगे जरा देखें। आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, फिर बात वही, ये तो भविष्यकाल में चला गया वाक्य ना, ये तो वाक्य आपका आसन सामान्य भूतकाल में है, तो मैं ये भी गलत। और आपका जो उत्तर था परम सत्य, और सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही उत्तर वो। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, है ना, बिल्कुल। आपने कहा कर्ता के साथ नहीं लगा होगा, तो वाच्य क्या होगा, कर्तवाच्य, बिल्कुल एक कर्तवाच्य बदल गया, उत्तर आपका सही है। आपने कहा क्रिया सकर्मक होगी, कैसे मित्र, अगर क्या का उत्तर प्राप्त होगा तो सकर्मक, नहीं प्राप्त होगा तो अकर्मक। और कहाँ प्रश्न कर देंगे, क्रिया के पहले। हमने कहा क्या गाया, आपने कहा गीत, तो जब क्या का उत्तर प्राप्त हो गया तो सकर्मक क्रिया है, तो कर्ता के साथ नहीं लगा होगा तो क्रिया कैसे में होगी, सकर्मक में होगी। फिर आपने कहा काल क्या होगा, भूतकाल। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, गा दिया, कब गाया पता ही नहीं है, अभी भी सामान्य भूतकाल है, तो मित्र सामान्य भूतकाल पहले भी था, बदलने के उपरांत भी सामान्य भूतकाल में है, तो काल में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जो आपका उत्तर होगा मित्र उसी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हालांकि आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरी बातचीत। चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न मित्र आपके सामने, ठीक समय पर आ जाना, इस वाक्य में आपको कारक की पहचान करना है, किस वाक्य में कारक क्या होगा। ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न है बाबू, बीडीओ जिसको आप कहते हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब विकल्प पढ़ें आप। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, कर्म, बी ऑप्शन करण, और सी ऑप्शन संप्रदान, डी ऑप्शन अधिकरण। जरा सोचें आप क्या उत्तर होना चाहिए हो। हालांकि हिंदी में तो 2 ही ऐसे 3 चैप्टर हैं जिसमें अपवाद काफ़ी ज़्यादा है, एक आपका जेंडर अर्थात लिंग का, और एक कारक अर्थात केस का। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जहां अपवाद एकाधिक मात्रा में है, हर एक कदम चलेंगे तो अपवाद। उसी तरह पर एक प्रश्न आपके सामने, ठीक समय पर आ जाना, तो मित्र एक बात आप जाने, अगर कोई भी वाक्य समय सूचित वाक्य होगा तो उस वाक्य में कारक क्या होगा, अधिकरण कारक। तो हमारा उत्तर क्या होगा मित्र यहाँ पर, तो डी फॉर दरोगा, बिल्कुल सही उत्तर है। राजस्व लेखपाल में पूछा गया प्रश्न 2016 में कि पिताजी अगले साल आएंगे, वाक्य में कारक बताएं आप। फिर ना साल वाली बात आ गई, समय की बात आ गई, उत्तर वहाँ भी क्या था बाबू, अधिकरण कारक। समझ गए ना, बिल्कुल। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र,
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? मतलब अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आप ये जानते ही नहीं जानते हैं? हाँ या नहीं वाला प्रश्न अगर तय करना तो है वाला होना चाहिए वो, बिल्कुल। तो मित्र उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन? तो एक आपका मित्र तत्सम शब्द, एक आपका मित्र तत्सम शब्द, एक आपका तद्भव, एक आपका तद्भव, एक देशज और एक विदेशज। ये 4 शब्द हैं। एक संकर शब्द भी होता है, परंतु एनसीईआरटी में उसको नहीं माना गया, अलग अलग पुस्तकों में माना गया है, परंतु हम उसी को फॉलो करेंगे जो एक मानक स्वरूप होगा, मानकीकृत स्वरूप होगा। तो ये 4 आपके सामने है। अब इन 4 के अलावा जो इसमें ऑप्शन है वही आपका गलत है फिर। तो बिल्कुल देख लें आप एक बार, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो इसमें यौगिक की कोई चर्चा है बाबू? नहीं किया गया। तो इसका मतलब कि जो आपका उत्तर होगा वो सी फॉर कांस्टेबल बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न की भाषा क्या होगी कि हमारा उत्तर यौगिक बनेगा? तो मैं तो जानिए आप, अगर वो आपसे कहे कि व्युत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। चर्चा आगे हम लोग करेंगे, प्रश्न आपके सामने आएगा वो दोबारा। 3 भेद कौन कौन? तो एक आपका रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक आपका योग रूढ़ शब्द। तो ये यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर है, ना कि उत्पत्ति के आधार पर। तो आपका जो उत्तर होगा मित्र वो क्या होगा? सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र क्या लिखा गया? दिए गए शब्द में प्रत्यय को पहचाने आप, प्रत्यय को आप पहचाने मित्र। शब्द लिखा गया पौराणिक, पौराणिक में प्रत्यय क्या होगा? चलो ठीक है, हालांकि इसमें तो उत्तर एकदम आसान, ना जाकर भरा, कोई दिक्कत ना है। उत्तर आप एक लगाएंगे, इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए कि पूरा पौराणिक में जो आपका प्रत्यय है बाबू वो क्या हो जाएगा? वो आपका एक प्रत्यय बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ अलग हट के थोड़ा, आप पौराणिक में मूल शब्द जरा बताएं क्या होगा? तो बिल्कुल, तो आपका उत्तर जो होगा मित्र वो पुराण होगा। पुराण में जब आप एक प्रत्यय को लगाओगे तो मित्र शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा पौराणिक। लेकिन तकलीफ इस विषय का है कि यहाँ तो आप छोटा ऊ की मात्रा लगा रखे थे, यहाँ औ की मात्रा कैसे आ गई? तो मित्र ये है विशेष प्रत्यय। विशेष प्रत्यय क्या एक ही है? नहीं, विशेष प्रत्यय टोटल 8 होते हैं। एक बार आप सुन लें 8, छोटा, छोटी, इक, ए, या, आयन, आयन, ये 8 विशेष प्रत्यय हैं। और जब ये प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ेंगे तो शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन कर ही देते हैं। समझ गए मित्र? तो अब कैसे परिवर्तन करेंगे ये आप समझ लें, बाकी आगे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट समझाते रहेंगे आपको। अगर मूल शब्द के पहले वर्ण में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ओ या औ, इन चारों में से कोई एक स्वर हो, कहाँ पर? मूल शब्द के पहले वर्ण में। और आप विशेष प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय आप जोड़ रहे हो, विशेष प्रत्यय में से आप कोई भी प्रत्यय को जोड़ रहे हो, तो मित्र इनमें से कोई भी रहेगा वो स्वतः अव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अव में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? छोटा ऊ की मात्रा थी और एक विशेष प्रत्यय इक है। जब ये जुड़ा तो मित्र छोटा ऊ को रिप्लेस करके ये अव में बदल दिया, इसलिए यहाँ पे अव की मात्रा आ गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी तर्ज पर आगे हम लोग बात को लेकर चलते रहेंगे। एक प्रश्न आप सबसे है मित्र, प्रश्न कुछ इस कदर कि शब्द आपका लिखा गया ऐतिहासिक, शब्द आपका लिखा गया मित्र यहाँ पे काव्य, शब्द आपका लिखा गया मित्र, शब्द आपका लिखा गया औद्योगिक। आप इन तीनों शब्दों में हमें आप मूल शब्द बताएंगे कि इनका मूल शब्द क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य देंगे।
और हम आपकी उत्तर का इंतजार करेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों, देखें आप, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में से असंगत है, अर्थात कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। ये आपका प्रश्न पूछा गया। कहाँ प्रश्न देखें आप, हर परीक्षा को नस्ते नाबूद किया जाएगा दोस्त। एक कोई यूपीपी के लिए नहीं है या ऑल वन डे एग्जाम के लिए है, जहाँ भी हिंदी संदर्भ लिखा गया होगा। पहला आपको ऑप्शन आपके सामने, अंतरंग का विलोम बहिरंग। बी ऑप्शन अल्पायु का विलोम दीर्घायु। सी ऑप्शन अनुराग का विलोम राग। डी ऑप्शन अमर का विलोम मर्त्य। क्या लगाएंगे उससे में उत्तर आप? तो अंतरंग का विलोम बहिरंग बिल्कुल सही उत्तर बाबू। अल्पायु का विलोम दीर्घायु, ये भी सही उत्तर है। लेकिन अनुराग का विलोम दोस्त राग नहीं होता है, विराग होता है। राग का विलोम विराग होगा, लेकिन अनुराग का विलोम राग नहीं। अर्थात जो हमारा उत्तर बनेगा मित्र, वो इसका जो इसमें जो असंगत युग्म है वो हमारा क्या है, अनुराग का विलोम राग, ये गलत लिखा गया। अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग। बाकी अमर्त का मर्त्य बिल्कुल सही लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। क्या लिखा गया पढ़ें आप सब। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है। हर वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं आप, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं आप। एक क्यों बनाया गया टाइटल कि मित्र कि आप अधिक से अधिक विचारों को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर दो, है ना। हाँ, उसी संदर्भ में ये टाइटल को बनाया गया। उसी तर्ज पर आपके सामने प्रश्न है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द क्या होगा। हालांकि उत्तर जो आपका होगा मित्र इसमें क्या होगा, आप सब सोच पा गए होंगे कि इसमें उत्तर क्या होने वाला। वो बिल्कुल जो आप सोचे वो बिल्कुल सही उत्तर है। आपका उत्तर क्या मित्र, युधिष्ठिर। लेकिन हमारा प्रश्न आपसे है कि युधिष्ठिर में आप संधि जरा बताएं क्या होगा। युधिष्ठिर में संधि क्या होगी भाई। हाँ बिल्कुल, आपका उत्तर क्या होगा मित्र, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अच्छा दोबारा प्रश्न आपके सामने, युधिष्ठिर में समास क्या होगा। युधिष्ठिर में समास क्या होगा। तो मित्र ऑप्शन आपके सामने है, आलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। क्या लगाएंगे इसमें उत्तर आप। तो मित्र आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आलुक तत्पुरुष समास। एक प्रश्न है, 3 जगह घूमे आप। संधि कौन सी, व्यंजन। विच्छेद क्या होगा इसका, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। वाक्यांश के लिए शब्दों में आप देखिए समास क्या होगा मित्र, आलुक तत्पुरुष समास। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। बिल्कुल। अगला मित्र बाकी और विकल्प इसमें वो गलत ही लिखा गया है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखें आप मित्र। अगला प्रश्न आपके सामने कि छात्रावास में कौन सी संधि होगी। आप सही विकल्प का चयन करें। जरा बताओ उसमें छात्रावास में संधि क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। हाँ लेकिन आप मजबूर होंगे भी, आगे प्रश्न हम आपसे करेंगे। छात्रावास में संधि कौन सी होगी मित्र, तो आपका उत्तर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। चलो ठीक, संधि क्या है, तो जब 2 वर्ण आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन कर लें तो उसी को आप क्या कहते हैं, संधि कहते हैं आप। लेकिन संधि के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं ना। बिल्कुल, 3 भेद काहे होते हैं, काहे 3 भेद होते हैं भाई मित्र, क्योंकि वर्णों का आपस में योग 6 प्रकार से होता है। और 6 प्रकार आगामी आपको हम क्लास में बताएंगे कैसे होता है, 3 संधियाँ कैसे निकल के आती हैं। और फिर स्वर संधि में स्वरों का आपस में योग 121 बार होता है, और तब जाके वो स्वर संधि के 5 भेद जन्म लेते हैं, जिसमें दीर्घ संधि में 13 बार स्वर मिलते हैं, गुण संधि में 10 बार, वृद्धि संधि में 8 बार, यण संधि में 44 बार, आयादी संधि में 46 बार, सॉरी यण संधि में 46 बार, आयादी संधि में 44 बार। इनको अगर आपस में ऐड करेंगे तो 121 बार होगा, तब जाके स्वर संधि के 5 भेद निकल के आएंगे वो। तो छात्रावास का विच्छेद क्या होगा, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा मित्र, दीर्घ स्वर संधि। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत ना होगी मित्र। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन आपके सामने, अभिनव गुप्त, अगला ऑप्शन भरत मुनि, अगला ऑप्शन भामह, अगला ऑप्शन आनंदवर्धन। क्या लगाएंगे इसमें उत्तर दोस्त,
तो बिल्कुल आप सही सोचें, आपका उत्तर क्या होगा मित्र? भरत मुनि। लेकिन इतना ही नहीं पर्याप्त है, अगला प्रश्न जरा सोचें आप। अगर आपसे हम कहें कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आप जरा सोचो कि रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी? पहला प्रश्न जरा सोचें आप, उत्तर दें सब लोग। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी, बताएं आप। अलंकारों की संख्या कितनी, ये जरा बताएं आप। ये दो प्रश्न आपके सामने वो, तो जो दोनों समझें आप। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या में तो वो 8 है। कितनी है? 8 है। भरत मुनि का एक ग्रंथ जिसका नाम क्या मित्र? नाट्य शास्त्र, जिसको आप पंचम वेद भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र में 8 रसों का इन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन आप तो जानते हैं रस की संख्या 9 होती है। हाँ बिल्कुल 9 होती भाई, हमने कब नहीं 9 नहीं होती है, होती है 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। अच्छा, 9वां रस कौन सा फिर? तो 9वां रस मित्र शांत रस, जिसकी खोज आचार्य उद्भट ने किया था, जिसका स्थायी भाव क्या है? वैराग्य या निर्वेद। बस भी ना, बाकी जो रस आप जानते हो इनके अनुसार 8 रस, आगे हम लोग चर्चा का विषय बनाएंगे। 8 में भी 4 मूल रस हैं, 4 व्युत्पन्न रस हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अलंकारों की संख्या इनके अनुसार कितनी? भरत मुनि के अनुसार। तो मित्र आपका उत्तर क्या होगा? 4। 4 कौन कौन? तो 4 मित्र उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। इसमें से आपको एक अलंकार नया लगा होगा, दीपक अलंकार। बाकी तो आप सब पढ़े हैं दोस्त छोटी कक्षाओं में। दीपक अलंकार क्या है? तो ये हम लोग आगे दीपक अलंकार का एग्जाम्पल लेकर आएंगे, वहाँ पे पूरा समझा देंगे आपको। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कि रसों की संख्या कितनी इनके अनुसार? 8, अलंकारों की संख्या कितनी? 4, और 4 ए निम्न जो आपके सामने मित्रों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, कि रोला और उल्लाला का कर्म से मिलने पर कौन सा छंद बनता है? ये आपके सामने प्रश्न हो, जरा सोचें आप, इसमें उत्तर क्या होना चाहिए? वो उत्तर कहाँ लगाएंगे आप? चौपाई, उल्लाला, सोरठा, छप्पय। क्या होगा उत्तर? रोला प्लस उल्लाला। बाबू एक बात आप जरा जानें, जैसे मान लीजिए आज तो दोस्त समय बदल गया, परंतु पहले क्या होता था, हम लोगों के यहाँ छप्पर हुआ करते, छप्पर, जिसमें हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। बाबू छप्पर में सपोज दैट आग लग गई तो आप जानते हैं समूल विनाश हो जाता। वो आग जब लगती है तो झाड़ू भी नहीं बजती है, और चोरी जब होती है तो झाड़ू बज भी जाती है बाबू, लेकिन जब आग लगती है तो झाड़ू भी नहीं बजती है। तो छप्पर में आग लग गई तो क्या करूं? तो क्या मैं रोऊं? नहीं नहीं नहीं, रोने की आवश्यकता नहीं वो। तो रोऊं से अगर आप देखें तो रोऊं से में रो से क्या हो गया? रोला, और ऊ से क्या हो गया मित्र? उल्लाला। ऊ से क्या हो गया मित्र? उल्लाला। तो रोला प्लस उल्लाला किससे बना मित्र? छप्पर है ना, रोऊं, रोला प्लस उल्लाला। छप्पर से आप क्या समझ लो? छप्पय। छप्पर से आप क्या समझ लो? छप्पय। तो उत्तर तो आपके सामने आ गया हो। उत्तर क्या होगा मित्र? दीफा दर होगा। बिल्कुल सही। इसी तर्ज पर अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो कुंडलिया छंद है ना, कुंडलिया, फिर ये किससे बना होगा भाई? कुंडलिया किससे बना होगा? तो मित्र अगर कोई कुंडल खींच के भागे तो क्या मैं उसके पीछे दौड़ूं? नहीं नहीं नहीं, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ू में अगर आप तोड़ें तो 2 से क्या हो गया मित्र? दोहा, और रू से क्या हो गया? रोला। तो दोहा प्लस रोला के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? कुंडलिया छंद। एक कुंडलिया और छप्पय मित्र एक विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों के योग से मिलकर बनते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चौपाई एक सम मात्रिक छंद जिसमें मित्र प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। उल्लाला एक अर्ध सम मात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं परंतु लिखे द्वितीय चरण में जाएंगे, जिनकी प्रत्येक पंक्ति को आप दल कहते हैं, दल। इसमें 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। उल्लाला छंद कहेंगे आप। सोठा दोहा का ठीक उल्टा सोठा। कौनों प्रश्न बना दे काव्यगत दृष्टि से, शिल्पगत दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, दोहे का उल्टा क्या होगा? तुम्हारा उत्तर होगा सोठा।
जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, 2 से चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। आई होप क्या बात समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा मित्र? 56। अगला प्रश्न आपके सामने, बड़ा अच्छा प्रश्न मित्र, जरा सोचें आप। एक बात और बहुत जरा समझें कि अपनों के साथ चलें या ना चलें। पुनः सुने, अपनों के साथ चलें या ना चलें, परंतु अपनों के साथ चाल ना चलें, ये उत्तम होगा। अगला प्रश्न क्या लिखा गया दोस्त? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, री एग्जाम में दोस्त। पहला ऑप्शन आपके सामने संस्कृत में, संस्कृत भाषा में, बी ऑप्शन तमिल में, सी ऑप्शन संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में, और डी ऑप्शन केवल हिंदी भाषा में। तो जरा सोचे वो आप ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है। तो मित्र थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं, बाकी उत्तर तो एकदम स्पष्ट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की आपसे हम पूछे मित्र, आप सब बताएं इसकी स्थापना कब होती है? ये पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? इसमें पुरस्कार के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है? इसमें कौन सा व्यक्ति पात्र है, पात्रता क्या होनी चाहिए? ये सारे प्रश्न मित्र आप जरा बताएं आप। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? बाकी और सारे प्रश्न मौखिक रूप से हम लोग करते हैं वो। तो स्थापना की अगर आप बात देखिए मित्र, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती 1961 में। संस्था कौन सी? ज्ञानपीठ न्यास, भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्था ज्ञानपीठ न्यास संस्था के द्वारा मित्र इस सम्मान को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी अर्थात माता सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दोस्त दी जाती है। क्या क्या? 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पात्रता क्या होनी चाहिए? तो मैं तो भारतीय नागरिक हो, लेकिन मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, है ना? बिल्कुल। शुरुआत कब होती है मित्र? स्थापना होती 1961 में। 4 साल बाद इसकी शुरुआत की गई, अर्थात 1965 में इसकी शुरुआत किया गया था। अब आपसे प्रश्न है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? बोलो, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपका उत्तर होगा मित्र गोविंद शंकर कुरुप, जिनको आप शॉर्ट में कह देते हो जी शंकर कुरुप। एक मलयालम के कवि हैं जिनकी रचना ओढ़क्कू झल, जिसके लिए मित्र इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था मलयालम भाषा में। अच्छा ठीक है, पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ दिया गया था? तो मित्र वो थी आशापूर्णा देवी, जिनकी इनको एक उपन्यास था प्रतिश्रुति, 1976 में उनको दिया गया था। देखिए अभी तक आप हिंदी में नहीं दिया गया, अब हिंदी की बारी। हिंदी में पहले पुरुष कौन जिनको ज्ञानपीठ दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में खास रचना के लिए दिया गया दोस्त, चिदम्बरा के लिए। और महिला कौन जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में? तो महादेवी वर्मा, जिनकी एक कविता संग्रह मित्र यामा, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मित्र ज्ञानपीठ पुरस्कार एक कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो मित्र 24 भाषाओं में, मतलब ये आपका मित्र अनुसूची 8 में जो भाषाएं शामिल हैं उन भाषाओं के लिए मित्र दिया जाता है, बस भी ना। और साथ में अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है। 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए भी दिया गया था। तो अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के लिए मित्र ये पुरस्कार नवाजित किया जाता है। किसी खास भाषा के लिए अगर कहेंगे तो थोड़ा गुस्ताखी हो जाएगी। तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र? सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला प्रश्न आपके सामने कि त्रिपुरा में मित्र ज्यों ज्यों आगे आप बढ़ेंगे क्वेश्चन बड़े बेशुमार ढंग से रखे गए हैं, थोड़ा विमर्श करें इस प्रश्न पे आप। त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा क्या है? पूछा कहाँ गया मित्र? असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपके सामने बंगाली, बी ऑप्शन आपके सामने अंग्रेजी, सी ऑप्शन चकमा, डी ऑप्शन नागरी। क्या होना चाहिए उत्तर इसमें?
सोचें जरा आप। तो मित्र इसमें उत्तर आपका क्या होगा, इसमें उत्तर आपका होगा मित्र बंगाली। अच्छा, त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बंगाली बोली जाती है? बिल्कुल दोस्त, बस भी ना, बंगाली। अंग्रेजी तो हम आप भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी आपकी सह राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेजी को सह राजभाषा स्वीकार किया गया, जो अनंत काल तक चलती रहेगी हिंदी के साथ में। लेकिन चकमा क्या है? तो चकमा भी मित्र एक बोली है, जो खास कर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के मित्र कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बोली जाती है। बाकी भारत की जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें आपका असम हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उन इलाकों में ये मित्र चकमा जो बोली जाती है। नागरी ये भाषा नहीं है, एक प्रकार की लिपि है, जिसको आगे चल के आप देवनागरी संज्ञा दिए, तो नागरी की कोई भाषा नहीं मित्र, एक लिपि है, अर्थात स्क्रिप्ट है। अच्छा, एक प्रश्न जरा बताएं आप, लिपियों की लिपि किसे कहा जाता है? लिपियों की लिपि किसे कहते हैं आप? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्त? हाँ, बिल्कुल से उत्तर, आपका उत्तर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। बहुत बढ़िया हो। चलते हम लोग अंतिम प्रश्न के ऊपर, और अंतिम प्रश्न कुछ इस कदर मित्र, हालांकि तो बड़ा आसान प्रश्न है यार। चलो जरा सोचें आप, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? पहला ऑप्शन आपके सामने पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन राजस्थानी हिंदी, सी ऑप्शन बिहारी हिंदी, डी ऑप्शन पूर्वी हिंदी। क्या उत्तर इसमें होना चाहिए मित्र? जरा समझें आप। हालांकि इसका हम पूरा डिटेल आपको बता देते हैं, ऑटोमेटिकली आप उत्तर समझ जाएंगे इसमें क्या होगा। मित्र उपभाषा की संख्या होती है 5। 5 कौन कौन? पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। मित्र ये उपभाषा की 5 प्रकार हैं, बस भी ना, जिनको मानकीकृत उप दिया गया, बाकी तो कई सारी उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां, 3 पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मित्र आपको मिलेगी 5 बोलियां। 5 कौन कौन सी? तो आप इनको एक ट्रिक से याद कर लो, कब कब है। के से क्या होगा मित्र? खड़ी बोली। के से क्या होगा? खड़ी बोली। बी से क्या होगा? ब्रज भाषा। से कन्नौजी, कन्नौजी। बी से क्या होगा? बी से मित्र बुंदेली। यच से क्या होगा? हरियाणवी। तो ये 5 बोलियां मित्र, ये 5 बोलियां जो किस उपभाषा से ताल्लुक़ रखेंगी? तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी उपभाषा से ताल्लुक़ रखेंगी। प्रश्न क्या छत्तीसगढ़ी बोली ये किस उपभाषा की? इसी का प्रश्न हो। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत देखेंगे मित्र तो 3 बोली मिलेंगी आपको, 3 बोलियां। 3 बोली कौन कौन सी? एक आपका अवधी, एक बघेली और एक मित्र छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत में तो 3 बोली मिलेंगी, कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां, मेवाती, मगही, जयपुरी और मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां मिलेंगी, नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। तो मित्र जो प्रश्न आपका था छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है, तो हमने पूरा खोल के आपके सामने दोस्त रख दिया। तो अब कहाँ आपको मिला है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मिला। तो हमारा जो उत्तर होगा मित्र और डी फादर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक ना है। बिल्कुल। तो मित्र आज का ये आपका सेशन जो यहीं तक था, आई होप कि आप पूरे प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और इसी तरह पर हम लोग आगामी ये पूरा सत्र
ये पूरा दस्तक जो सीरीज मित्र ये अनवरत चलने वाली है। आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, जो भी आपके हितजन, मित्रजन, प्रियजन, बंधुजन जो भी हैं, आप सबको सूचित करें। और अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा दोस्त, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमारा पूरा अथक और अकथ परिश्रम होगा कि बेहतर से बेहतर प्रश्न से आपको रूबरू करवाया जाए। और सबको ये पूरा सेशन सबके पास भेजें और अपना कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।